नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरओ जीएस मॉक टेस्ट 59, जिसमें कि 35 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड कराई जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी जहाँ पर आप अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए क्लास, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद सकते हैं या फिर घर बैठे इसे फ्लिपकार्ट अमेजोन से ऑर्डर भी कर सकते हैं। अगर इस बुक से रिगार्डिंग कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिया गया है। जो नए बच्चे हैं उनको बता दें, हर टेस्ट में हम 35 प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, लेकिन इन 35 प्रश्नों के साथ हम कुछ और ऐसे प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और जहां से पूरी संभावना है कि आने वाले समय में प्रश्न भी बनेंगे। तो चलिए अब पहले प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड का प्रकार नहीं है? ठीक है, यहाँ पर इकोलॉजिकल पिरामिड की बात बोली गई है और बोला गया इनमें से कौन सा इकोलॉजिकल पिरामिड का टाइप नहीं है। तो जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड, खाद्य श्रृंखला का पिरामिड या फिर ऊर्जा का पिरामिड। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नॉट पूछा है, इस वजह से सही उत्तर सी होगा। ठीक है, जब भी हम पारिस्थितिकी पिरामिड्स की बात करते हैं तो मेनली हम उसको 3 तरीके से क्लासिफाई करते हैं: पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी आपको। अब यहाँ पर देखिए एक आपको श्रृंखला दिख रही है जिसको कि हम फूड चेन कहते हैं। ठीक है, फूड चेन एक चेन होती है, ना कि पिरामिडिकल स्ट्रक्चर उसका होता है, जहाँ पर सबसे पहले आपका उत्पादक होता है, मतलब प्रोड्यूसर होता है, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, टर्शरी कंज्यूमर होता है, ऐसे कंज्यूमर का आपका बढ़ता जाता है। तो घास एक उत्पादक है, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स एक उत्पादक है, प्रोड्यूसर्स हैं ये। क्यों? क्योंकि ये अपना भोजन खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये अपना भोजन खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं किसके थ्रू? सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ये प्रकाश संश्लेषण के थ्रू। फिर प्राथमिक उपभोक्ता में आप देखते हैं टिड्डा। ठीक है, टिड्डा को किसने खाया? मेढक ने खाया। मेढक को किसने खाया? सांप ने खाया। सांप को किसने खाया? बाज ने खाया। तो ये एक फूड चेन बन रही है, खाद्य श्रृंखला बन रही है। ठीक है, इसी तरीके से जब कई खाद्य श्रृंखला को हम एक जगह आके कनेक्ट कर लेंगे, जैसे एक फूड चेन दूसरे फूड चेन से कनेक्टेड है, फिर और फूड चेन कनेक्टेड है, मतलब कई खाद्य श्रृंखला एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो वो खाद्य जाल बनाता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं? फूड वेब कहते हैं। समझ में आया? एक जाल बन जाता है जिसको कि खाद्य जाल कहते हैं। इतनी चीजें याद रखिएगा। अब क्लास यहाँ पर देखिए किस तरीके का प्रश्न पूछता है पिरामिड ऑफ नंबर से। यहाँ पर आपको दिया था ना पिरामिड ऑफ नंबर से, पेपर में प्रश्न पूछता है पिरामिड ऑफ नंबर क्या अपराइट, और आप देखिएगा इस तरीके से अपराइट और डाउनवर्ड दोनों तरीके का होता है। तो हाँ, ये चीज याद रखिएगा, पिरामिड ऑफ नंबर ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी। इसी तरीके से पिरामिड ऑफ बायोमास भी, ठीक है, इस तरीके इन्वर्टेड भी हो सकता है, अपराइट भी हो सकता है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। लेकिन जब भी हम पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, इसके पहले भी मैंने आपको बताया है, पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होती है वो हमेशा अपराइट होती है। क्यों होती है अभी डिस्कस करते हैं, जल्दी से रिवाइज करते हैं। देखिए पिरामिड ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर क्या है? अपराइट है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपके कौन है? प्रोड्यूसर हैं, मतलब उत्पादक जो उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पेड़ पौधे हो गए आपके जो अपना भोजन खुद बना रहे हैं। उसके बाद आपके कंज्यूमर होते हैं, हर्बीवोरस क्योंकि जो खाली पेड़ पौधे खा रहे हैं, कार्निवोरस जो मांस खा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ऊपर टॉप कार्निवोरस जैसे कि आपका हॉक हो गया, बाज हो गया, ये सब क्या हो गया? टॉप कार्निवोरस हो गए। नंबर है तो प्रोड्यूसर्स कितने हैं? प्रोड्यूसर्स ज्यादा हैं।
समझ में आ रहा है? अगर आप घास को गिनने लगोगे, हरे पेड़ पौधों को गिनने लगोगे, ठीक है, प्लांट्स को गिनने लगोगे, तो इनकी जो क्वांटिटी है, इनका जो नंबर है वो ज़्यादा है हमारे और आपसे, ठीक है। तो ये नंबर इनका ज़्यादा है, उसके बाद हर्बीवोरस का कम है, कार्निवोरस का कम है, उससे कम, तो ये हमेशा अपराइट होता है, ठीक है। लेकिन ये जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो एक समय इन्वर्टेड भी हो जाता है। पेपर में डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि पिरामिड ऑफ नंबर्स जो है, जो जनसंख्या का जो पिरामिड है, समझ में आ रहा है, वो सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है। तो आप लगाएंगे हाँ, ये सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। सीधा किस केस में होगा? जहां पर भी जो उत्पादक हैं, ठीक है, जो खाना बना रहे हैं वो आपके ज्यादा हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर्स आपके ज्यादा नंबर में हैं कंज्यूमर्स के, तो वो हमेशा ऊपर सीधा होगा, ठीक है। और कहीं अगर ऐसा हो गया कि प्रोड्यूसर आपके कम हो गए, ठीक है, और कंज्यूमर ज्यादा हो गए, तो वो उल्टा होगा। अब ये किस केस में? जैसे बोला जाता है पिरामिड ऑफ नंबर्स की जब हम बात एक पेड़ को लेके करते हैं, एक सिंगल ट्री को लेके करते हैं, और यहाँ पर हम पिरामिड ऑफ नंबर को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमेशा उल्टा आएगा। क्यों उल्टा आएगा? क्योंकि पेड़ एक है, ठीक है, प्रोड्यूसर जो उत्पादक है वो एक है, तो यहाँ पे ट्री एक हो गई, इस पे जो चिड़िया रह रही हैं वो ज्यादा है, 3-4 ठो है, ठीक है। यहाँ पे जो छोटे छोटे बग्स रह रहे, कीड़े रह रहे, वो उनसे भी ज्यादा है, और जो उससे छोटे छोटे हाइपर पैरासाइट्स रह रहे वो उनसे भी ज्यादा है, ठीक है। तो अगर हम पेड़ को अगर देखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर पिरामिड ऑफ नंबर्स ड्रॉ करेंगे, तो ये हमेशा आपका इन्वर्टेड आएगा, मतलब उल्टा आएगा। इतनी चीज याद रखिएगा, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करते हैं। बायोमास मतलब मैं आपसे अगर ऐसे बोलूं कि जितने भी आपके जीव जंतु हैं, अब उनको हमने डिवाइड किया है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, मतलब प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, ऐसे कंज्यूमर्स में, उपभोक्ता में डिवाइड किया है। उन सब का मास लाके, बायोमास लाके एक जगह रख दो, ड्राई वेट लाके एक जगह रख दो, मेजर करके कि कितने क्वांटिटी में उनका बायोमास है, जो ड्राई मास है उसको बोलते हैं, ठीक है, वो कितना है, तो वो हमारा बायोमास होता है। तो जब भी हम ओशियंस में देखते हैं, एक्वेटिक रीजन में देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम समुद्र में देखते हैं, तो पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है वो हमेशा उल्टा होता है, ये चीज याद रखिएगा। लेकिन अगर इसी को हम ये ग्रासलैंड में देखें, घास मैदान में देखें, तो पिरामिड ऑफ बायोमास अभी भी आपका कैसा आएगा? सीधा आएगा। क्यों? अब आप पूछेंगे क्यों मैम ऐसा क्यों बोल रही हैं? तो देखिए, अगर हम एक ओशियनिक रीजन को लेके चले, समुद्र में लेके चले, तो समुद्र में प्रोड्यूसर्स आपके क्या है? जो छोटे छोटे पेड़ वहां पर है, समुद्र में जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, जिसको कि हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, वो नंबर्स में तो बहुत ज्यादा है, करोड़ों, लाखों, मिलियंस, बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हम उनकी वेट को एक जगह, ड्राई वेट को कैलकुलेट करेंगे, जो कि बायोमास के इक्विवेलेंट होता है, वो बहुत कम ग्राम्स, मतलब ग्राम्स में नहीं, किलोग्राम्स में, लेकिन बस एक समझाने की दृष्टि से मैं आपको बता रही हूँ। आपको समझ में, नंबर्स में तो फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत ज्यादा है, जो सूक्ष्म छोटे छोटे वहां पे आपके पेड़ पाद मिलते हैं समुद्र के अंदर, वो बहुत ज्यादा है, लेकिन वेट उनका बहुत कम है। इसी वजह से बायोमास क्या होगा? यहाँ पे इनका बहुत कम होगा। फिर उसके बाद आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं, जिसको कि हम ज़ूप्लैंक्टन कहते हैं। ज़ूप्लैंक्टन्स ये आपके छोटे छोटे सूक्ष्म जो आपके जानवर होते हैं, जो बहुत छोटे छोटे, उनको ज़ूप्लैंक्टन कहते हैं, ठीक है। समुद्र में सूक्ष्म प्राणी होते हैं, जो जानवर होते हैं। फिर सेकेंडरी जो आपकी मछलियां, छोटी छोटी मछलियां होती हैं, और बिग फिशेस जो बड़ी बड़ी वेल हैं, उन सबको ला के एक जगह मेजर करोगे, तो लाख और करोड़ ज़ूप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन को एक उसमें रख दोगे ना, वेइंग उसमें, तब भी आपका जो बड़ी बड़ी वेल है उनका वेट ज्यादा होगा। समझ में आ गया होगा? तो ये हमेशा इन्वर्टेड होता है। एनर्जी पिरामिड, मैंने आपसे कहा, कभी भी पेपर में अगर आपको देगा स्टेटमेंट कि एनर्जी पिरामिड आपका अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, तो तुरंत क्रॉस करना, कहना नहीं, एनर्जी पिरामिड जो है वो हमेशा अपराइट होता, हमेशा सीधा होता है, क्योंकि यहाँ पे 10% वाला लॉ लगता है। मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के पास जितनी एनर्जी है, उसकी खाली 10% एनर्जी दूसरे लेवल पर आपकी ट्रांसफर होती है, ये चीज याद रखिएगा। बाकी 90% जो एनर्जी होती है वो लॉस हो जाती है हीट के फॉर्म में, अदर फॉर्म में, ये चीज याद रखिएगा। प्राइमरी मतलब एक ट्रॉफिक लेवल पे जितना परसेंट एनर्जी
आपका बन रहा है उसका खाली 10% अगले उसमें ट्रांसफर होता है। तो यहाँ देखिए 100% है, यहाँ खाली 10% ट्रांसफर हुआ, फिर 1%, फिर 0.1%। अब ये पिरामिड आप चाहे ओशियन में देखो, समुद्र में देखो, घास मैदान में देखो, सब जगह अपराइट ही होगा, सीधा ही होगा। यहाँ से प्रश्न बनता है, इसलिए मैंने आपको सब बता दिया। एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, जब भी हम पिरामिड्स की बात करते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ पिरामिड्स, इसकी अवधारणा किसने दी थी? चार्ल्स एल्टन ने। याद रखिएगा, चार्ल्स एल्टन द्वारा ये दिया गया था, ठीक है। इसीलिए इसको एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहते हैं, और 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। चलिए दूसरा अब हम देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुने। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला दिया है, वह केवल भारत के संविधान से अपने कार्यों हेतु शक्ति प्राप्त करता है। दूसरा है, कोरम के अभाव में सदन की कार्यवाही स्थगित कर सकता है। तीसरा है, संसद के सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, आपका सही उत्तर क्या होगा। ट्रू स्टेटमेंट बोला है, तो दूसरा और तीसरा आपका सही है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ए। सेकंड का ए आपका सही उत्तर है। देखिए, जब भी हम लोकसभा अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, हम स्पीकर की बात कर रहे हैं, तो स्पीकर जो है वो अपनी शक्तियां 3 जगह से डिराइव करता है, ठीक है। 3 स्रोत हैं जहां से उसको उसकी शक्ति मिलती है। पहला तो आप सभी को पता है, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा है लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम। समझ में आ रहा है? लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम, जिसको कि हम क्या कहते हैं? द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा। और तीसरा जो स्रोत है, जो तीसरा सोर्स है, वो आपका है संसदीय परंपराएं, जिसको कि पार्लियामेंट्री कन्वेंशन कहते हैं। तो ये 3 जगह से लोकसभा का स्पीकर अपनी शक्तियों को गेन करता है, डिराइव करता है, या 3 स्रोत ये है। ये चीज याद रखिएगा। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब देखिए, इसी तरीके से पेपर में प्रश्न बनेगा, इसीलिए मैंने प्रश्न भी ले लिया है। स्पीकर ऑफ लोकसभा डिराइव हिज पावर एंड ड्यूटीज फ्रॉम, दिया है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द रूल ऑफ प्रोसीजर एंड द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा एंड द पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, जिसको कि हम बोल रहे हैं आपका क्या? इसको मैं हिंदी में बता दूं, संसदीय परंपराएं, ठीक है। तो अगर इस तरीके का प्रश्न पेपर में पूछेगा तो ज्यादातर बच्चे ए लगा के आ जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन आज के बाद आप कभी भी इस प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। आप याद रखेंगे, जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो इन 3 जगह से अपनी पावर को डिराइव करता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर एक और प्रश्न जो कि एक लाइन के फॉर्म में है, लाइन क्वेश्चन है के फॉर्म में है। संविधान के अनुच्छेद 100 क्लॉज 3 के तहत 3 के तहत लोकसभा के बैठने का कोरम सदन के कुल सदस्यों की संख्या का डैश होता है। तो आप याद रखेंगे 10वां हिस्सा होता है, 1/10 जब तक कि 1/10 लोग प्रेजेंट ना हो, कोरम ना कंप्लीट हो, ये चीज याद रखेंगे, तब तक मीटिंग नहीं हो सकती है। यहाँ पर लिखा है, अनुच्छेद 100 के 3 क्लॉज के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने का कोरम जो मैंने आपको बताया, कुल सदस्यों की संख्या का 10वां हिस्सा होता है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। अगर 100 है तो इसका 10वां हिस्सा 1/10, 10 लोग तो मिनिमम होने ही चाहिए मीटिंग के लिए। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया है। अगर सदन में कोरम नहीं है तो सभापति का कर्तव्य होता है कि या तो सदन को स्थगित कर दे या बैठक को तब तक के लिए स्थगित कर दे जब तक कि कोरम पूरा ना हो। और ये किस आर्टिकल में दिया है? 100 का क्लॉज 3 में। याद रखिएगा, सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। चलिए 3rd प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में मंत्री परिषद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? Which of the following statement is false regarding the Council of Minister? सबसे पहले, इसे सभी शक्तियां प्राप्त हैं परंतु कागज में। फिर है, मंत्रिमंडल के निर्णय को लागू करती है, ठीक है। फिर तीसरा है, या सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और आखिरी, इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। मंत्री परिषद की बात की गई है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात की गई है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में केवल कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं होते हैं, इसमें आपके स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं। कई यहाँ पे डी आपका गलत हो जाएगा, ओनली की वजह से, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स तो होते ही हैं, साथ ही साथ स्टेट मिनिस्टर्स, राज्य मंत्री भी होते हैं और उप मंत्री भी होते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा।
इतनी चीजें क्लियर हो गई। और यहाँ पर क्लास में एक चीज के लिए और आपको सचेत करूंगी, पेपर में कई बार मैंने देखा है कि यहाँ पे क्या करते हैं, इट इज कलेक्टिवली अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट कर देते हैं और बच्चे ध्यान नहीं देते। उनको याद रहता है कि ठीक है हमने पढ़ा है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, लेकिन लोकसभा के लिए होते हैं ना कि संसद के लिए होते हैं। कई पेपर्स में यहाँ पर वर्ड्स के साथ खेला गया है, तो इसको याद रखिएगा आप। तो थर्ड का डी आपका सही उत्तर है। चलिए चौथे प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में राज्य के नीति निदेशक तत्व के किस अनुच्छेद द्वारा वन जीवों की सुरक्षा का प्रयास करने का प्रावधान किया गया है? ठीक है, ये मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया है। किस डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये बोला गया है, एफर्ट्स फॉर which directive principle of state policy provide for effort to protect wildlife? तो 46, 47, 48A और 49 दिया है। तो इसको मैंने आपसे डिस्कस किया था, ये किस अनुच्छेद में दिया है, 48A में, जो कि आपका सी ऑप्शन है। सी आपका सही उत्तर है। अब क्लास देखिए, डीपीएसपी से रिलेटेड हमने कई प्रश्नों को अभी तक टेस्ट में डिस्कस किया है। मैं एक टॉपिक आपको यहाँ पे फिर रिवाइज कराऊंगी जल्दी से, ताकि आपका समय भी बचे, रिवीजन भी हो जाए। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42nd संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसमें कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐड किए गए थे। वो कौन कौन से हैं, पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो देखिएगा, सॉरी, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 48A। अनुच्छेद 39A में क्या बोला गया है, गरीबों को निःशुल्क कानून सहायता प्रदान करने को, ठीक है, लीगल एड्स प्रोवाइड करने को। 43A में क्या बोला गया, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने को। और 48A में क्या बोला गया, पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना। तो आप कभी भी मत भूलेगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कौन कौन से आर्टिकल्स ऐड किए गए हैं। इसी तरीके से 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या ऐड किया गया, इसको देखिएगा। इसमें 38th जो आपका आर्टिकल है, उसमें धारा 2 को सम्मिलित किया गया है, जो कि क्या घोषित करता है कि राज्य विशेष रूप से आय में आर्थिक असमानताओं को, जो इनकम इनइक्वालिटी है, जो आय में आर्थिक असमानताएं हैं, को कम करने का और व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि समूहों के बीच स्थिति, सुविधाएं एवं अवसरों संबंधित असमानताओं को खत्म करने का प्रयास करेगा। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात की गई है, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इस तरीके से याद रखेंगे, आर्थिक असमानताओं की बात की गई है। अब यहाँ पर 2002 में एक और अमेंडमेंट आया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके के थ्रू आपको याद होगा 21A आर्टिकल ऐड किया गया, जो कि हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है, ये याद रखिएगा। 21A हमारा मौलिक अधिकार में आता है, जिसमें शिक्षा के प्रारंभिक शिक्षा की बात की गई है। उसी के थ्रू डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी 45 में भी विषय को बदला गया, ये भी चीज आप याद रखिएगा। तो डीपीएसपी में जितने भी संशोधन हुए हैं समय के साथ, वो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से पेपर में प्रश्न बनता है, इसलिए मैंने आपको क्विक रिवीजन कराया, भूलिएगा नहीं, प्रश्न बनेगा यहाँ से। 5th देखते हैं आप, यहाँ पे समिति दी गई है, अध्यक्ष दिए गए हैं, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर, ये हमने कई बार डिस्कस किया है, तो अब ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने पहले के टेस्ट नहीं देखे हैं, आप उसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। और जिन टेस्ट में 1-2 आंसर्स गलत बोले गए हैं, उसको अगले टेस्ट में करेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। बाय मिस्टेक, जो टाइपिंग मिस्टेक के कारण कुछ मिस्टेक हुई या मेरे बोलने में कुछ मिस्टेक हो गई है, उसको हमने नेक्स्ट क्लास में सही कर लिया, या फिर जहाँ पे हम कमेंट आप लिखते हो ना, वहाँ पे चीज़ों को पिंग भी कर दिया गया, तो आप देख जरूर लीजिएगा, ठीक है, उस चीज़ को। चलिए, जो भी नए हैं उनको मैं बता रही हूँ, और जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनको ये सब चीजें पता है। चलिए, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की अगर हम बात करें, प्रोविजनल की बात है, स्टीयरिंग की बात है, ड्राफ्टिंग कमेटी की बात है। तो आप सभी को पता है ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो यहाँ पर तो जैसे ही आपको पता रहेगा आंसर तुरंत आ जाएगा। अब देख लीजिए, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की बात की जा रही है, संघीय संविधान समिति की तो जवाहरलाल नेहरू हो गए। प्रांतीय प्रोविंस की जब भी बात होगी तो आप सभी को पता है आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात होगी, बी का फर्स्ट हो गया। स्टीयरिंग कमेटी, संचालन कमेटी के अध्यक्ष, समिति के अध्यक्ष कौन थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 5th का डी आपका सही उत्तर है, एक बहुत ही आसान प्रश्न था। 6वां प्रश्न देखिए, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कारगिल
समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। ठीक है, गॉडगिल कमेटी की बात की गई है और बोला गया है इसका स्टैब्लिशमेंट किस ईयर में हुआ था। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर ए है, 1988 में। देख लेते हैं हम 6th का, यहाँ पर एक बार उत्तर ए आपका सही है। अब देखिए क्लास, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड यहाँ पे कुछ आपकी कमिटीज दी हुई हैं, समिति दी हुई हैं, वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, पेपर में प्रश्न बनता है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप याद रखेंगे 1957 बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति तो भाई कितनी बार पेपर में पूछा है, अनगिनत बार पूछा है और कई पेपर्स में पूछा है। ऐसा नहीं कि खाली आरओ में पूछा है, पीसीएस में पूछा, अदर स्टेट के एग्जाम में भी पूछा है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 पंचायती राज संस्थाओं की, यहाँ पे 3 टायर्स की बात की थी इन्होंने, 3 टायर सिस्टम की, याद रखिएगा। 3 टायर मतलब 3 टायर, जिसमें कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की बात इन्होंने की थी। ठीक है, इसके बाद आपके याद रखेंगे आप अशोक मेहता कमेटी दूसरे नंबर पे। अशोक मेहता कमेटी ने 2 टायर सिस्टम की बात की थी, 2 स्तरीय प्रणाली की बात की थी, जिसमें इन्होंने मंडल पंचायत और जिला परिषद की बात की थी। क्लास जो पॉइंट मैं बता रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप यहाँ पे ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। पेपर में प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। हो सकता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करने को बोल दे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो नीचे कमिटीज दी गई हैं उनको ईयर वाइज आप अरेंज करिए। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न बन सकता है, या फिर आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कौन कौन सी कमिटीज हैं, तो आपको नाम पता होना चाहिए। और डिफिकल्ट करना होगा तो इन्होंने क्या रिकमेंड किया था वो भी दे देगा। जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टायर की बात की थी, ठीक है, त्रिस्तरीय प्रणाली की बात की थी। अशोक मेहता कमेटी ने 2 टायर की बात की थी, 2 स्तरीय की बात की थी। 1985 में आपका जीवी राव समिति आई। जीवी राव समिति की बात आप याद रखेंगे। जिला परिषद भारत की पंचायती राज व्यवस्था में प्रमुख संस्था होनी चाहिए, इन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया। एल.एम. सिंघवी कमेटी की हम बात करेंगे तो 1986 में स्थानीय शासन की संवैधानिक मान्यता, तो ये भी पेपर में प्रश्न पूछा था कि संवैधानिक मान्यता की किसने बात की है, तो एल.एम. सिंघवी कमेटी ने। ये चीज याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, जो बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर संवैधानिक मान्यता की बात आई, किसने संवैधानिक मान्यता प्रदान करने को बोला था, तो एल.एम. सिंघवी समिति ने बोला था। ठीक है, और गॉडगिल समिति अभी हमने बात किया 1988 में आई है। ठीक है, इतनी चीजें आप याद रखेंगे। इन्होंने क्या बोला, पंचायती राज संस्थाओं को कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है, इससे रिलेटेड इनकी रिपोर्ट थी। इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलिए 7th अब हम देखते हैं, ज्योग्राफी का है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का। सुएज नहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन चुने। ठीक है, आपको फॉल्स स्टेटमेंट चुनना है। यह नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। दूसरा है, इस नहर के उत्तरी भाग में ग्रेट बिटर झील स्थित है। तो यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट आपको चुनना है। इसी वजह से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्यों? क्योंकि जब भी हम ये स्वेज कैनाल की बात करते हैं तो स्वेज कैनाल भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है। ये आपको दिख रहा है, ये रहा स्वेज कैनाल, इधर रहा मेडिटेरेनियन सी, इधर रहा स्वेज कैनाल, ये रहा रेड सी। इतनी चीज क्लियर है फिगर से। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं बिटल लेक की, जो कि दिया है, तो मतलब जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसमें क्या दिया था कि जो बिटल लेक है वो नॉर्थ में लाई करती है स्वेज कैनाल के। लेकिन अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो ये रहा आपका स्वेज कैनाल, इधर आपको दिख रहा है, ये देखिए स्वेज कैनाल है। ठीक है, ये आपका इधर रेड सी हो गया। ठीक है, इधर आपका मेडिटेरियन हो गया। बिटर लेक ये रहा, जो बिटर लेक है वो स्वेज कैनाल के साउथ में है, ना कि नॉर्थ में है। ये चीज याद रखिएगा। चलिए 8th को अब हम देखते हैं। पोलिनेशिया द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुने। यह द्वीप समूह अटलांटिक महासागर में स्थित है। फिजी, वनुवातु आदि इस द्वीप समूह का हिस्सा है। तो मैं आपको बता दूं, जब भी हम पोलिनेशिया आइलैंड की बात करते हैं तो ये आपका कहाँ सिचुएटेड है, पैसिफिक ओशन में, ना कि अटलांटिक ओशन में। ये आपका गलत है। और फिजी, वानुवातु ये जो है वो आपके पोलिनेशिया का पार्ट है, ये भी आपका गलत है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि पोलिनेशिया आइलैंड का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर आपका क्या पूछा, ट्रू स्टेटमेंट, तो नीदर 1 नॉर 2,
यहाँ पे देख लेते, डी आपका सही उत्तर है। अब ये देखिए, ये रहा आपका पॉलिनेशिया, दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है, साउथ पैसिफिक ओशियन। कहाँ पर है ये, साउथ पैसिफिक ओशियन में है। और वनुआतु और यहाँ पे फिजी, जो आपके पेपर में पूछा था, अभी टेस्ट में जो पूछा था, ये आपके पॉलिनेशिया का पार्ट नहीं है, ये मेलेनेशिया का पार्ट है। ये देखिए, दिखा। इस तरीके का प्रश्न पेपर में बनता है, तो जो मैं आपको बता रही हूँ वो याद रखिएगा। ऐसे जब कई क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे ना, तो आपको याद रहेगा। सबसे पहले आप पॉलिनेशिया याद रखेंगे, मेलेनेशिया याद रखेंगे, ये कहाँ पर है, साउथ पैसिफिक ओशियन में है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको वनुआतु बताया और फिजी बताई, ये मेलेनेशिया का पार्ट है। इसी तरीके से यहीं पे याद रखिएगा, देखिए टोंगा है, ठीक है, टोंगा। तो इतना चीजें याद रखिएगा, पेपर में पूछा गया है यहाँ से। चलिए 9th प्रश्न को हम देखते हैं। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ठीक है, लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका। तो आप सभी को पता है अफ्रीका का लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है, अल्जीरिया है, ठीक है। बी जो है वो आपका सही उत्तर है, 9th का बी सही उत्तर है। चलिए 10वां प्रश्न अब हम देखते हैं। विश्व के निम्नलिखित पठारों को पश्चिम से पूर्व की ओर की दिशा में व्यवस्थित करिए। वेस्ट टू ईस्ट की बात की है, ठीक है क्लास। अब यहाँ पर मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा कि देखिए, जब हम बात करेंगे प्लेटू की, ठीक है, पठारों की, तो पिडमॉन्ट जो है वो कहाँ पर है, यूएसए में है, ठीक है। पोटावर की अगर हम बात करें तो ये पाकिस्तान में है, ठीक है। कोराट की बात करें तो ये थाईलैंड में है, और ये इधर आपका इधर एशियन रीजन में है, ठीक है। ये नहीं, ये आपका अफ्रीकन रीजन में, अफ्रीका में है, ठीक है। तो अब इसको आप अगर अरेंज करेंगे वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, तो यूएस आपको पता सबसे पहले मिलेगा, तो एक हो जाएगा। उसके बाद अफ्रीका आएगा ना, फिर आपका पाकिस्तान वाला रीजन आएगा, फिर कोराट प्लेटू आएगा। तो 1 4 2 3, 1 4 2 3, तो एक ए में दिया है इस तरीके से। अब देखिए पठार से रिलेटेड प्रश्न पेपर में बनता है, तो पठार देखते हुए चलिए, जो यहाँ पे मैंने पठार बताए हैं वो आप ध्यान में रखेंगे। देखिए क्या है यहाँ पे, पीडमोंट का पठार हमने डिस्कस किया है, यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। अहागार का पठार मैंने आपको बताया अफ्रीका महाद्वीप में है, ये कहाँ पर है, अल्जीरिया लीबिया वाले पोर्शन में ये प्लेटू है, ठीक है। फिर पोटावर का बताएं, पोटवार का या पोटावर, कहीं कहीं पोटावर दिया रहता है, कहीं कहीं पोटवार दिया रहता है, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो पोटवार के पठार की अगर हम बात करेंगे तो ये पाकिस्तान में है, और कोराट आपका थाईलैंड में है। अब यहाँ पर देखिए ये कुछ प्लेटूज दिए गए हैं, पठार दिए गए, जिसमें आपको कोलोराडो याद रखना है, पेपर में कई बार पूछा है कोलोराडो कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, ये रहा कोलोराडो, ठीक है। पीडमोंट हमने डिस्कस किया, ये देखिए ये रहा पीडमोंट। एप्लेचियन याद रखिएगा, ठीक है, कोलोराडो, एप्लेचियन और पीडमोंट याद रखिएगा, नॉर्थ अमेरिका में है, जो बता रहे उसको याद रखिएगा। यहाँ पर पेंटागोनियन याद रखिएगा, ठीक है, कई बार पेपर में पूछा है, इसलिए ये साउथ अमेरिका है आपका, ये पेंटागोनियन, ठीक है। फिर इसके बाद जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको याद रखना है जो मैंने आपको बताया, ये इथियोपियन प्लेटू आप याद रखेंगे। ये तो आप में से ज्यादातर अगर इथियोपियन दे देगा तो आप अफ्रीका आराम से लगा लेंगे, ठीक है, इतना याद है। और ये मेसाटा इधर देखिए ऊपर की तरफ है, ये मेसाटा इस साइड, ठीक है, ये मेसाटा हो गया। अब इधर अगर हम आए तो इधर तो चलिए ऑस्ट्रेलियन प्लेटू तो आपको ऐसे ही याद रहेगा, बस इतना याद रखिए पहले आप, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई ना क्लास। लेकिन यहाँ पे जो प्लेटू के नाम आपको दिए, पीडमोंट, ठीक है, पोटवार और कोराट और अहागार, इसको मत भूलिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 11वां प्रश्न। यहाँ पे नदी दी गई है और सहायक नदी दी गई है। चलिए इसको करने का प्रयास करते हैं। सिंधु की सहायक नदी, सिंधु की ट्रिब्यूटरी कौन सी है यहाँ पर, ठीक है, काबुल। सतलज की अगर हम बात करें तो स्पीति। चेनाब की बात करें, आपको पता है चेनाब का तो सभी को पता होगा, रावी। तो सी का सेकंड तो 3 जगह दिया भी है। झेलम की अगर हम बात करें तो किशनगंगा। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4, डी आपका सही उत्तर है, ठीक है। देखिए काबुल मैंने आपको बताया सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी है आपकी काबुल, ठीक है। इसी तरीके से सिंधु की और नदियां हम देख लेते हैं, सहायक नदियां जो है वो कौन कौन सी है, श्योक, ठीक है, गिलगिट, जास्कर, शिगार, गोमद, कुर्रम,
ये याद रखिएगा, ये किसकी सहायक नदी है? ये सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, सतलज नदी की हम बात करें तो आप सभी को पता है सतलज नदी ओरिजिनेट कहाँ से होती है? ये मानसरोवर झील के पास एक राकस ताल है, वहां से सिंधु में ये निकलकर सिंधु में मिल जाती है। ये याद रखिएगा सतलज नदी का। इसकी सहायक नदियां देख लीजिए आप, स्पीति, व्यास, बांसपा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और चेनाब तो आप सभी को पता है, जो भी हिस्ट्री थोड़ा सा ज्योग्राफी जो भी थोड़ा सा पढ़ते हैं, चंद्र एवं भागा नदियों के मिलने से बनती है कौन सी नदी? आपकी चेनाब। तभी लोग कहते हैं ना, इस तरीके से इसको लिखा जाता है चेनाब, CH चंद्र और ये भागा। चलिए इतनी चीजें यहाँ पर रखते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, और भी डिस्कस करेंगे हम, बिल्कुल भी आप परेशान नहीं होंगे। ज्योग्राफी में हम लोग रिवर सिस्टम से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, ट्राइब से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, और आप देख भी रहे होंगे हम डिस्कस करते भी हैं। ठीक है, लेकिन हमें कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को डिस्कस करना रहता है, इसी वजह से थोड़ा सा जल्दी मूव भी करना पड़ता है। 12वें प्रश्न को हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर स्टेट दिया है, थर्मल पावर प्लांट दिया है, मैंने आपको पहले भी बताया है, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है, माइंस एंड मिनरल्स, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जहां से प्रश्न बनते हैं, तो इसको मत छोड़िएगा। अब हम इसको देखते हैं। गुजरात में कावस दिया है, ठीक है, महाराष्ट्र में चंद्रपुर दिया है, असम में पालाटाना दिया है, दिल्ली में बदरपुर दिया है। तो जब पालाटाना की हम बात करते कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये आपका त्रिपुरा में है, ना कि असम में है। तो 12वें का C हो जाएगा। याद रखिएगा, पालाटाना ताप विद्युत संयंत्र जो है, थर्मल पावर स्टेशन जो है, वो त्रिपुरा में है। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न हम देखते हैं। भारत के कुल परिवहन में आंतरिक जल मार्गों का योगदान 1/4 से अधिक है। ठीक है, 1/4 से अधिक है। आंतरिक जल मार्गों के विकास के लिए भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया। यहाँ पर आपको क्या बताना है? स्टेटमेंट और रीजन के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, इनलैंड वाटर अकाउंट फॉर द मोर देन लिखा हुआ है, ये गलत है आपका, मोर देन नहीं, ये गलत है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है। तो A इज फॉल बट R इज करेक्ट, इस वजह से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। जब हम बात करते हैं भारत के परिवहन उसकी, तो आंतरिक जल मार्ग का जो योगदान है ना, वो मात्र 0.20% है। ये चीज याद रखिएगा। अब आप खुद ही इमेजिन करिए, कम ही होगा ना, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है 0.20, अगर ज्यादा होता तो आपको दिखता ना, कॉमन होता। तो ये चीज तो आपको पता ही है। चलिए, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अच्छा, ये याद रखिएगा, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन जो है, वो इसके प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1986 में। पूछ सकता है, इसलिए एक बार दिमाग में रखिएगा, कभी पेपर में आ गया तो टिक लगाने में आराम रहेगा, इसलिए बता दें 1986 याद रखिएगा। चलिए, खनिज क्षेत्र देखते हैं और खनिज देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सांशी रीजन दिया है, अमापा क्षेत्र दिया है, गजनी क्षेत्र दिया है और तिकरिक क्षेत्र दिया है। अच्छा, जो सांशी क्षेत्र है ये कहाँ पर है? ये चाइना में है। और ये किस चीज के लिए फेमस है? ये आयरन ओर के लिए फेमस है। ए का थर्ड हो गया। ठीक है, चाइना में है आयरन ओर के लिए। अमापा की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है? ये ब्राजील में है। ये किस लिए है? मैग्नीज के लिए। तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ये रहा। ठीक है, और देख लेते हैं। गजनी रीजन की अगर हम बात करें तो ये उज्बेकिस्तान में है और ये किसके लिए फेमस है? नेचुरल गैस के लिए, 2 हो गया। ठीक है, तिकरिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो तिकरिक क्षेत्र आपका किस चीज के लिए फेमस है? देख लीजिए यहाँ पे, ये आपका फेमस है पेट्रोलियम के लिए और ये इराक में है। तो बी हो जाएगा, 14th का बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए 15th को हम देखते हैं। ऑर्थोपाय अग्रिम की व्यवस्था के अंतर्गत आरबीआई कितने दिनों के लिए ऋण देती है? ठीक है, वेज एंड मीन एडवांसेस की बात की गई है। वेज एंड मीन एडवांसेस के लिए आरबीआई कितने दिन का ऋण देती है, ये पेपर में प्रश्न पूछा है। देखिए क्लास, एक चीज आप याद रखेंगे, यहाँ पर वेज और मीन में जो आरबीआई है वो किसको लेंड कर रही है? यहाँ पे वेज एंड मीन एडवांसेस के थ्रू आरबीआई सरकार को लेंड करती है। ठीक है, ये चीज याद रखें। कितने दिन के लिए? 90 दिन के लिए। बी आपका सही उत्तर है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र और राज्य सरकारों को
सरकार के बैंकर के रूप में अस्थायी ऋण सुविधा देता है। ठीक है, इसी अस्थायी ऋण सुविधा को वेज एंड मीन एडवांस कहते हैं या फिर ऑर्थोपाय अग्रिम कहा जाता है। ये चीज आप याद रखिएगा। तो ये ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, वेज एंड मीन एडवांस के थ्रू आरबीआई किसको लेंड कर रही है? गवर्नमेंट को लेंड कर रही है। बस जब बजट पेश होता है, जब पैसे एलोकेट होने के पहले कुछ समय के लिए सरकार को पैसे चाहिए रहते हैं, तो उसी जो कुछ समय के लिए पैसों की जो जरूरत होती है उसको पूरा करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो आरबीआई से, सेंट्रल बैंक से पैसे लेती है, आरबीआई उनको लेंड करता है वेज एंड मीन एडवांस के थ्रू। 16 प्रश्न को अब हम देखते हैं। भारत में करारोपण का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को है। भारत में अनुपातिक कर प्रणाली अपनाई गई है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है जो टैक्स लेवी का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को भी है। ठीक है, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी है, स्टेट गवर्नमेंट को भी है, कुछ हम लोग। ठीक है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम भारत में है नहीं, तो भारत में प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम नहीं है, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है भारत में। अनुपातिक कर प्रणाली नहीं है, प्रोग्रेसिव है ये। तो यहाँ पर आपका ए ट्रू है बट आर फॉल्स है, ये चीज याद रखिएगा। प्रोग्रेसिव मतलब, एक मिनट यहाँ पर, हाँ ए ट्रू है आर फॉल्स है, सी आपका सही उत्तर है। प्रोग्रेसिव मतलब प्रगतिशील। ठीक है, प्रगतिशील प्रणाली अपनाई गई है। देखिए जब इनकम टैक्स लगता है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, तो डिफरेंट स्लैब होता है ना, 5 लाख के ऊपर, 10 लाख से ऊपर, 30 लाख के ऊपर, ऐसे मतलब कुछ स्लैब्स होते हैं ना। मुझे एग्जैक्ट स्लैब्स की रेंज नहीं याद है, लेकिन इतना तो आप सबने पढ़ा होगा बजट में कि डिफरेंट स्लैब होते हैं। आप जिस स्लैब में आते हैं उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स देते हैं। अगर आपकी हायर इनकम है तो आप ज्यादा टैक्स देंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्रगतिशील प्रणाली कहते हैं। भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली अपनाई जाती है। इस कर प्रणाली में आय में वृद्धि के साथ कर की भी वृद्धि होती है। चीज समझ में आ गई होगी आपको। चलिए 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मात्रक पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है? फ्रेंच या और मीट्रिक पद्धति। तो यहाँ पर आपका CGS मेथड को कहा जाता है। CGS में क्या स्टैंड होता है बताइए? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड ना, सही है ना? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। MKS मीटर किलोग्राम सेकंड। बी आपका सही उत्तर है। 18 प्रश्न को देखिए। कथन दिया है, कारण दिया है। ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। कारण दिया है, रूपांतरण के दौरान ऊर्जा का विनाश भी होता है। एक लॉ जो बचपन से हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। इसको, एनर्जी को बनाया भी नहीं जा सकता, खत्म भी नहीं किया जा सकता है, विनाश भी नहीं हो सकता है। बस ये अपने फॉर्म को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करती है। समझ में आ रहा है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ सोलर एनर्जी की या सोलर कुकर की हम बात करें, सोलर कुकर आप सभी को पता होगा। कुकर होता है, धूप में रख दो खाना पक जाएगा। तो वहां पर क्या हो रहा है? जो लाइट एनर्जी है, जो प्रकाश ऊर्जा है, वो आपकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो वहां पे खाना पक रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्रकाश ऊर्जा आपकी ताप ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है, खाना पक जा रहा है। इसी तरीके से फोटोवोल्टेइक सेल की सोलर पैनल लगते हैं ना आजकल। सोलर पैनल में क्या होता है? सोलर पैनल के थ्रू हम बिजली जनरेट करते हैं। तो वहां पे जो लाइट एनर्जी है, जो सूर्य से ऊर्जा मिल रही है लाइट एनर्जी के फॉर्म में, उसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं और लाइट का बल्ब जला रहे हैं। हम कह सकते हैं मतलब उसको फैन चला रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो एनर्जी है, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, लेकिन ये अपने फॉर्म को चेंज कर सकती है। चलिए, ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपका सी जो है वो आपका सही उत्तर है। उत्तर बता दूं एक बार। चलिए 19 देखिए। मिट्टी की अम्लता को कम करने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा यहाँ पर किसका उपयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज कब किया जाता है? जब एसिडिटी बन जाए कुछ, तो लोग कहते हैं पी लो, तो
थोड़ा आराम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। जैसे पेट में एसिडिटी को कम करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है, याद रखिएगा, पेपर में प्रश्न बन सकता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, जिसको कि हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर, इसको साबुन में यूज होता है, डिटर्जेंट में यूज होता है, पीने के पानी को थोड़ा सा, पीने के पानी में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया जाता है। तो ये चलिए 20वां प्रश्न हम देखते हैं। कथन कारण दिया है, सीमेंट में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम ऑक्साइड की पाई जाती है। अच्छा, सीमेंट में सर्वाधिक मात्रा कैल्शियम ऑक्साइड की पाई जाती है। सीमेंट में एल्यूमिन की मात्रा अधिक होने पर यह जल्दी जम जाता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए। जब हम बात करते हैं सीमेंट की, तो यहाँ पर सीमेंट में सबसे ज्यादा आपका कैल्शियम ऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी को पता है। यहाँ पर जितना एल्यूमिनिया होगा, जितना एल्यूमिना होगा, उतनी जल्दी ये फ्रीज होगा। ये एकदम सही है, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर बी हो जाएगा। बी आपका सही उत्तर है। देखिए, जब भी हम सीमेंट की बात करते हैं, सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड की जो क्वांटिटी होती है वो 60 to 70% होती है। ठीक है, सिलिका की अगर हम बात करें तो 20 से 25% होती है, और एल्यूमिना की अगर हम बात करें तो 5 से 10% तक इसमें होता है। तो आप याद रखेंगे, हो सकता है पेपर में आपसे पूछ ले कि सीमेंट में क्या क्या चीजें मिलती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड याद रखेंगे आप, ठीक है, जो सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। फिर सिलिका याद रखेंगे, और थर्ड एल्यूमिना याद रखेंगे। और जितना अधिक एल्यूमिना होता है उतनी ही जल्दी जो सीमेंट है वो जम जाता है। ये चीज याद रखिएगा। अगर सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा अधिक कर दे हम, ठीक है, या फिर चूने की मात्रा अधिक कर दे तो दरार जल्दी पड़ती है। चलिए 21वां प्रश्न देखिए। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी माना जाता है। सी आपका सही उत्तर है, 21वें का सी। चलिए 22वां हम देखते हैं। एथिलीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुने। अब क्लास यहाँ पे एथिलीन से रिलेटेड डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि इनमें से क्या फलों को पकाने के लिए यूज किया जाता है। मतलब कुछ आपको दे देगा, मिथाइलिन, एथिलीन ऐसे करके। तो आप याद रखिएगा, एथिलीन जो है वो फलों को पकाने के लिए यूज किया जाता है। ये एक गैसियस हार्मोन होता है, एकदम सही है। ये क्या करता है, इसका एक और काम होता है, ये जो नर पुष्प होते हैं, ठीक है, जो मेल फ्लावर होते हैं उनकी संख्या कम कर देता है और फीमेल फ्लावर्स की संख्या बढ़ा देता है। तो यहाँ पे तीनों जो आपको दिया गया है, या एक गैसीय हार्मोन है, सही है, या फलों को पकाने का कार्य करता है, ठीक है, ये भी सही है, या नर पुष्प की संख्या को कम कर देता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव आर सही। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए 23rd देखते हैं। सार्कोमास, ठीक है, लिम्फोमास का संबंध निम्नलिखित में से किस रोग से है? सार्कोमास और लिम्फोमास का संबंध आपका कैंसर से होता है। डी, 23rd का डी सही है। डायरेक्ट बताते, इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं देना है आपको, मैं बता दूं। देखिए, जब भी हम कैंसर से संबंधित चीजों को बात करते हैं, मेनली हम इसको चार उसमें डिवाइड करते हैं, 4 प्रकार में। ठीक है, ठीक है, कार्सिनोमास, यहाँ पे देखिए लिखा भी है ताकि आपको समझ में भी आ जाए। कार्सिनोमास, सार्कोमास, लिम्फोमास और ल्यूकोमिया। ठीक है, इतनी चीजें याद रखिएगा। चलिए 24 देखते हैं हम। कांकोड़ वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? बंगाल, कोरोमंडल, कश्मीर या गुजरात? तो इन सब का संबंध, उत्पल वंश, लोहार वंश, कांकोड़ वंश का संबंध कश्मीर से है। 24 का सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जब हम कांकोड़ वंश की बात करते हैं तो इसकी स्थापना किसने की थी? दुर्लभ वर्धन ने, याद रखिएगा। ठीक है, फिर जब हम उत्पल वंश की बात करते हैं, इसकी स्थापना किसने की थी? अवंती वर्मन ने। ठीक है, लोहार वंश की बात करें तो संग्राम राज ने इसकी स्थापना की थी, इसकी नींव रखी थी। और ये जो आपका लोहार वंश था, ये इसका जो अंतिम शासक था, ये याद रखिएगा, इस वंश का अंतिम शासक कौन था? जय सिंह। मैं क्यों आपको इस पे एम्फेसिस दे रही हूँ कश्मीर के लोहार वंश
पे, इसलिए क्योंकि जय सिंह के समय पर ही कल्हण ने राजत रंगड़ी की रचना की थी। पेपर में कई बार ये प्रश्न पूछा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, इसको एक जगह नोट कर लीजिए। अगर पता है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये पूछा गया प्रश्न है, कई बार पूछा है। तो जो बच्चे कई समय से बहुत समय से एग्जाम दे रहे हो उनको ये प्रश्न आता है, जिनकी तैयारी अच्छी है उनको ये प्रश्न आता होगा। तो ये चीज, लेकिन जो नए हैं उनको मैं बता दूं ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए 25वां प्रश्न देखते हैं, भक्ति आंदोलन से रिलेटेड है और सबको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले रामानंद आए हैं, ठीक है। आपको पता है रामानंद ने भक्ति मूवमेंट को साउथ से नॉर्थ की तरफ लेके गए रामानंद, ठीक है। तो सबसे पहले 2 हो जाएगा, तो 2 आपको 2 जगह दिया हुआ है, ए में भी दिया है, डी में भी दिया। उसके बाद आपके वल्लभाचार्य होंगे, फिर आपके चैतन्य होंगे और आखिरी में मलुकदास होंगे, ठीक है। तो ए आपका जो है वो सही उत्तर है, ए सही उत्तर है। मैंने आपको बताया भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक ले जाने का श्रेय किसको जाता है, रामानंद को जाता है, ठीक है। वल्लभाचार्य की हम जब बात करते हैं तो हम शुद्ध अद्वैतवाद की बात करते हैं, ये चीज याद रखिएगा। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूछता है जब हम शंकराचार्य की बात करते हैं तो हम अद्वैतवाद की बात करते हैं, रामानुजाचार्य की जब बात की जाती है तो विशिष्ट द्वैतवाद की बात की जाती है, माधवाचार्य की बात की जाती है तो द्वैतवाद की बात की जाती है, निम्बुकाचार्य की बात की जाती है तो द्वैताद्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद, ठीक है। और कृष्ण चैतन्य का चैतन्य भेदाभेद वाला, ठीक है। इतना याद रखिएगा, यहां से पेपर में कई बार प्रश्न पूछा है, ये याद रखिएगा। क्लास आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैच द कॉलम के फॉर्म में या फिर कौन सा सही सुमेलित नहीं है, किसी भी फॉर्म में यहाँ से प्रश्न बन जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 26वां प्रश्न देखते हैं, पशुपत संप्रदाय शैव धर्म से संबंधित है। पशुपत संप्रदाय का सर्वप्रथम उल्लेख हुविस के सिक्कों पर मिलता है। ये पेपर में पूछा गया प्रश्न था, जिसमें कि ये पूछा था कि पशुपत संप्रदाय का सर्वप्रथम उल्लेख किसके सिक्कों से मिलता है, तो उत्तर आपका था हुविस। यहाँ पे जो दोनों ही स्टेटमेंट आपके दिए हैं बिल्कुल सही है, लेकिन आर ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, बी आपका सही हो जाएगा। पशुपत संप्रदाय की अगर हम बात करें तो इसमें इसका अर्थ क्या होता है, पशुपत, पशुओं के देवता की हम बात कर रहे हैं। और एक चीज और याद रखिएगा, पशुपत संप्रदाय का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है, ठीक है। और किसका, ये आपका शैव धर्म का प्राचीनतम संप्रदाय है और हुविस के सिक्कों में इनके बारे में मिलता है, ये भी चीज याद रखिएगा, पेपर में पूछा गया है। 27वां देखिए, बसीन की संधि अंग्रेजों में निम्नलिखित में से किस पेशवा से की थी। बसीन की संधि अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किस पेशवा से की थी। अब एंग्लो मराठा से रिलेटेड हमने प्रश्न इसके पहले वाले टेस्ट में डिस्कस किया है, इसलिए मैं कह रही हूँ हर टेस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि एक एक टॉपिक को हम टेस्ट के माध्यम से कवर करते हैं और कहाँ से प्रश्न बनता है उसको डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो ट्रीटी ऑफ बसीन की बात करें तो ब्रिटिशर्स ने इसको किसके साथ साइन किया था, बालाजी विश्वनाथ के साथ, तो डी आपका सही उत्तर है। 27वें का डी आपका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए 28वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद और आर्थिक शोषण को वाणिज्यिक पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद में बांटा था। मतलब किसने बोला था कि भारत में जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कॉलोनीज द्वारा, वो कॉमर्शियल कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म और फाइनेंशियल कैपिटलिज्म में डिवाइड किया था। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स द्वारा, ठीक है, सी। 28वें का सी आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। चलिए 29 देखते हैं, बंगाल के निम्नलिखित गवर्नर जनरल को उनके गवर्नर जनरल बनने के आधार पर पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। हेस्टिंग, मिंटो, कॉर्नवालिस, एमहर्स्ट दिया है। तो सबसे पहले आपके हो जाएंगे कॉर्नवालिस, ठीक है, कॉर्नवालिस। तो थर्ड तो इसी में दिया है बस। उसके बाद आपका मिंटो है, ठीक है, मिंटो आगे याद करिए, एंग्लो सिख वॉर के समय आपके मिंटो हैं, ठीक है। फिर हेस्टिंग हो जाएंगे और एमहर्स्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपका 29 का सी सही है, एक बार चेक कर लेते हैं हम, सी सही है। चलिए अब एक और प्रश्न देखिए, ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा का जनक किसको माना जाता है,
तो आप सभी को पता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 30 प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करिए। वर्धा प्रपोजल, CR फॉर्मूला, अगस्त प्रपोजल, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अब आप याद करिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का समय कौन सा है आपका, 1931, 32। तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो 1932 में हुई थी। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आप याद रखेंगे भारत में कौन सा आंदोलन चल रहा है, मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भारत में चल रहा है और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बीच में रोक के इंडियन नेशनल कांग्रेस जाती है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करती है, जिसका कि परिणाम कुछ नहीं निकलता है। कांग्रेस कहती है जिस तरीके से हमने पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को छोड़ा है, अब हम तीसरे भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएंगे। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उसके बाद होती है जिसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है। लेकिन एक जैसे पेपर में कई बार पूछा गया है ये प्रश्न, किसने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, तो BR अम्बेडकर जी ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। ये भी चीज आप याद रखें, पूछा गया इसलिए बता दिया। तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आपका समय कौन सा है, 1932 वाला है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिकॉल कराने की कोशिश कर रही हूँ, 1932 वाला। ठीक है, अब इसके बाद आप देखिए, अगर हम अगस्त प्रपोजल की बात करें तो ये 1940 का समय है। ठीक है, अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, ये किस समय है, किस समय की बात है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया रहता है और ब्रिटिशर्स चाहते हैं कि भारत इस बार भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनको सपोर्ट करे। ठीक है, मतलब ब्रिटिश आर्मी के साथ मिलकर लड़ाई करे, उनका फेवर करे। तो ये अगस्त प्रपोजल, उसके बाद क्रिप्स ऑफर, अगस्त ऑफर भी ये वही समय, उस समय की बात है। ठीक है, 1940 के समय की, थोड़ा ऐसे याद रखिएगा। CR फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो ये 1944 के समय की है, और अगर वर्धा प्रपोजल की बात करें तो ये 1942। वर्धा प्रपोजल में क्विट इंडिया मूवमेंट की बात हुई है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट वाला समय कौन सा है, 1942 वाला है। ठीक है, इतना तो याद रहेगा, क्विट इंडिया मूवमेंट के पहले अगस्त प्रपोजल और क्रिप्स मिशन आया है, थोड़ा सा उसी समय। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम अरेंज करें तो सबसे पहले 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका 3 हो जाएगा, अच्छा 3, फिर 1, ठीक है, फिर 2। हाँ, तो ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, 30 का ए, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, CR फॉर्मूला किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, याद रखेंगे चक्रवर्ती राजा गोपालचारी द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था 1944 में, क्योंकि पेपर में वह पूछा गया था CR फॉर्मूला किसके द्वारा किया गया था, तो चक्रवर्ती राजा गोपालचारी। 31 देखते हैं, भारत के निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जनसंख्या सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा किसकी है, ईस्टर्न रीजन की, वेस्टर्न रीजन की, सेंट्रल रीजन की, कि बुंदेलखंड रीजन की। तो सबसे ज्यादा संख्या जो है, अगर ये उत्तर प्रदेश है हमारा उत्तर प्रदेश का, तो ईस्टर्न रीजन की, ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश को अगर हम क्षेत्रीय आधार पर डिवाइड करें तो 4 भागों में इसको बांटा गया है, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, बुंदेलखंड और पश्चिम क्षेत्र। ठीक है, और जनसंख्या के आधार में अगर हम इसको रखें तो सबसे ज्यादा कहां पर है, पूर्वी क्षेत्र में है। ठीक है, फिर पश्चिमी क्षेत्र में है, फिर केंद्रीय क्षेत्र में, और सबसे कम बुंदेलखंड रीजन में है। याद रखिएगा क्लास। लेकिन अगर हम क्षेत्रफल की, एरिया के उस पे, ये तो पॉपुलेशन के उस पे था, जनसंख्या के आधार पे था, अगर एरिया के उस पे देखें तो यहाँ पर भी नंबर 1 पे कौन है, पूर्वी क्षेत्र है, ईस्टर्न रीजन है। ठीक है, नंबर 2 पे कौन है, आपका पश्चिमी क्षेत्र है, वेस्टर्न रीजन है। ठीक है, फिर नंबर 3 पे क्या कौन है, केंद्रीय क्षेत्र है, और आखिरी में कौन है, बुंदेलखंड रीजन है, एरिया के हिसाब से भी याद रखिएगा ये भी। ठीक है, और अगर हम साक्षरता के आधार पर देखेंगे तो बुंदेलखंड रीजन, उसके बाद केंद्रीय, पूर्वी और पश्चिमी। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर यूपी स्पेशल से रिलेटेड प्रश्न पूछेगा तो पूछा जा सकता है ऐसा प्रश्न भी। ठीक है, चलिए 32वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। यहाँ पे राज्य दिए हैं, लिंगानुपात दिया हुआ है। ठीक है, सेक्स रेशियो दिया है। तो मैच द कॉलम का प्रश्न है। तो अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में कितना है, 912 है। तो ए का 2 2 जगह दिया गया है। चलिए मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कितना है, 931 है। तो बी का 1,
ठीक है। बिहार की बात करें तो बिहार में कितना 1918 और गुजरात में 1919, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर बी हो जाएगा। देख लेते हैं, बी आपका सही उत्तर है। ठीक है। अगर हम देखें 2011 के सेंसस के अनुसार तो देश का लिंगानुपात कितना है 943, ठीक है 943। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश का याद रखेंगे 912, तो एमपी का 931, बिहार का 918, ठीक है, और गुजरात का 919। चलिए 33rd देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किस राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर से कम था। सेंसस के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं, बनते हैं ऐसे क्वेश्चंस। डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ की बात की गई है और बोला गया किस स्टेट का जो डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ था वो इंडिया के डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ से कम था। राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या फिर बिहार। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा 33 का सी आपका जो है वो सही उत्तर है। जब हम महाराष्ट्र की बात करेंगे, महाराष्ट्र में जो डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ था वो मात्र 16% था और भारत का कितना है 17.7% था। ठीक है, इसी वजह से उस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, सी हो गया। 34 देखते हैं, यहाँ पे फसल दी है, प्रजाति दी है, क्रॉप दिया है, स्पीशीज दिया है, मस्टर्ड, मक्का, ठीक है, फिर उसके बाद कपास दिया है, यहाँ पे या तो मक्का कर लो, यहाँ पे कॉर्न कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है, और धान दिया है। अब देखिए यहाँ पे प्रजातियों को आपको मिलाना है तो क्या हो जाएगा आपका, जब भी हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे प्रजातियों को ए का आपका दुर्गामणि हो जाएगा। ठीक है, मक्का की अगर हम बात करें तो जवाहर, कॉटन की बात करें तो महालक्ष्मी और धान की बात करें तो गोविंद प्रसाद। तो डी का 1, तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 34 का बी आपका सही है। दुर्गामणि, दुर्गामणि दिख रहा है आपको, दुर्गामणि जो है वो किसकी प्रजाति है, सरसों की प्रजाति है। जवाहर की बात करें तो वो किसकी प्रजाति है, यहाँ पर देखिए जवाहर किसकी प्रजाति है, मक्का की, कॉर्न की प्रजाति है। महालक्ष्मी कपास की प्रजाति है और गोविंद प्रसाद जो है वो धान की प्रजाति है। ठीक है, ये पूछ लेता है, आरओ के लिए इंपॉर्टेंट है तो इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रभाव और कारक दिया गया है कि मिर्चे में चरपराहट, ठीक है, मतलब तीखापन किस वजह से होता है, ऐसे देख लो। लहसुन की गंध किसकी वजह से होती है, ठीक है। फिर आलू का हरा रंग किस वजह से होता है, हल्दी में पीला रंग किस वजह से होता है। हल्दी का पीला रंग तो मुझे पता है कुरकुमिन की वजह से होता है। ठीक है, तो डी का 4, अरे डी का 4 तो दिया ही नहीं है इसमें। एक बार देखते हैं क्लासेस को। हल्दी में पीला रंग क्यूरक्यूमिन के कारण होता है। देख लीजिए यहाँ पर भी लग रहा है क्वेश्चन फ्रेम करने में कुछ गलती हो गई है, ऑप्शन आपको गलत दिया है, ऑप्शन गलत दिया है क्लास, यहाँ पर आप इसको सही करिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब हम इसकी बात करते हैं, जो मिर्चे के जो तीखापन होता है वो किस वजह से होता है, यहीं से देख लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ ऐसा प्रश्न पेपर में बनता है, ये इंपॉर्टेंट दिया लेकिन प्रश्न गलत फ्रेम हुआ है, इसको सही करिएगा। मिर्च में जो चरपराहट होती है वो कैप्सोसिन के कारण होती है। ठीक है, लहसुन में जो गंध होती है वह लाइसिन के वजह से होती है। आलू का हरा रंग सोलेनिन की वजह से होता है और हल्दी में पीला रंग कुरकुमिन की वजह से होता है। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर कुछ और भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, जैसे प्याज में लाल रंग, ठीक है, एथोसाइनिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। गाजर में नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है। खीरे में कड़वाहट जो होती है कुकुरबिटेसिन के कारण होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भले इसका प्रश्न जो दिया है वो थोड़ा ऑप्शन में गलती है, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पेपर में प्रश्न बनता है यहाँ से भी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्लाइड को एज इट इज एक जगह स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा, चार्ट के फॉर्म में लिखिएगा। एक तरफ मिर्चा, लहसुन, टमाटर, ठीक है, सब लिख लीजिएगा और किसमें इनकी वजह से क्या क्या कारण क्या क्या है वो लिख लीजिएगा, पूछता है पेपर में। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फिर 35 प्रश्नों के साथ मिलेंगे। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कोई भी अगर परेशानी हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप वो भी बताइए कमेंट बॉक्स में, हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। तो धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए।